हेलो मेरे पढ़ाकू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपका दोस्त कृष्णकांत शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स नशा में। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की आपकी जो फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5 उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। और उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए बताऊंगा दोस्तों क्योंकि आप जो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं वो एनसीईआरटी ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप कोई और बुक का सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, जिससे किसी भी बुक को आप उठा लें तो वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप उसे सॉल्व कर सके। तो आइए बात कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज की, जो है हमारी एक्सरसाइज 1.5। और बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी रेशनल और इरेशनल नंबर की फंक्शनिंग पर, उनके ऑपरेशंस पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये नंबर जो हमें गिवन है ये रेशनल है या इरेशनल है। अब इस चीज को समझने से पहले पहले हम समझेंगे कि रेशनल इरेशनल की फंक्शनिंग किस तरह से होती है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम समझेंगे ऑपरेशन ऑन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब ये क्या चीज है, ऑपरेशन ऑन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। भाई ऑपरेशन मतलब इनके साथ चीराफाड़ी बिल्कुल नहीं करनी, कोई काटना पीटना नहीं है बेटा, सीधी सी बात है। अलग अलग तरह के दो नंबर हैं जो कैटेगरी हमने पढ़ी हुई है, उन कैटेगरी को अगर आपस में मिलाया जाए तो क्या रिजल्ट आने वाला है। अब इस चीज को इस तरीके से समझो, आपकी क्लास में अब मैंने दो बच्चे अच्छे वाले, दो अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को साथ में बिठाया, तो वो क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, पढ़ेंगे। अच्छे बच्चे हैं वो पढ़ेंगे जैसे आप हो। अब कुछ मैंने गंदे बच्चों को मैंने दो गंदे बच्चे, नालायक बच्चे जो पढ़ने में बिल्कुल दिमाग नहीं है, उन्हें साथ में बिठा दिया। वो क्या करेंगे, वही खुराफात करेंगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे। चलो ये तो दो एक्सपेरिमेंट हुए। थर्ड एक्सपेरिमेंट, अगर मैंने एक अच्छे बच्चे को एक गंदे बच्चे के नालायक के साथ बिठा दिया तो क्या होगा बेटा, मैं बताता हूँ क्या होगा। आज के समय पे वो जो नालायक बच्चा है जो खुद नहीं पढ़ता ना, वो उसे भी नहीं पढ़ने देगा और उसे भी अपनी तरह ही बनाने की कोशिश करेगा। ऐसा ही तो होगा, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर इनके साथ होने वाला है। अब अच्छे बच्चे कौन है भाई, हमने यहाँ पर कहा ऑपरेशन, हम ऑपरेशन करेंगे ऑन रियल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इन पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं। अब ऑपरेशन इनके जो होते हैं, अच्छे बच्चे मैं काउंट करूंगा रेशनल नंबर्स को और गंदे बच्चे हैं हमारे लिए इरेशनल नंबर। अब क्या ऑपरेशन होते हैं भाई, ऑपरेशन में हमारे मैथमेटिक्स के अंदर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है और मल्टीप्लीकेशन होता है। चार ही तो ये आपके ऑपरेशंस होते हैं। अगर मैं बात करूं टू रेशनल नंबर्स, टू और मोर रेशनल नंबर्स की मैं बात करूं, दो रेशनल नंबर की अगर बात करूं, रेशनल और इरेशनल का अगर एडिशन किया जाएगा तो बिल्कुल रेशनल ही आने वाला है, क्योंकि दो अगर अच्छे बच्चे मिला दिए तो वो पढ़ेंगे, अच्छा काम ही आने वाला है, अच्छा आउटपुट ही आने वाला है। रेशनल में से रेशनल को माइनस किया जाए तो भी रेशनल ही होगा, रेशनल से रेशनल को डिवाइड किया जाए तो भी रेशनल होगा, और रेशनल से रेशनल की मल्टीप्लाई की जाए तो भी रेशनल नंबर ही आने वाला है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रेशनल की, अगर रेशनल के साथ कुछ भी ऑपरेशन किया जाए तो रेशनल ही आने वाला है, क्योंकि अच्छे बच्चे अगर साथ में रहेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट आने वाला है। अब बात कर लेते हैं इरेशनल की। इरेशनल का रिजल्ट, दोनों अगर इरेशनल हो तो उसका तो आप समझने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ गए कि गंदे दो बच्चे अगर साथ में हैं तो कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, वो गलत काम ही करेंगे। हाँ, ऐसा ही है, अगर इरेशनल को इरेशनल जोड़ा जाए तो इरेशनल आएगा, इरेशनल को इरेशनल डिवाइड किया जाए, बहुत सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं, अगर एक रेशनल की एक इरेशनल से फंक्शनिंग की जाए, ऑपरेशन किया जाए तो क्या आउटपुट आने वाला है, उस चीज को ध्यान से समझना है हमें। क्योंकि अगर एक गंदा और एक अच्छा बच्चा मिल जाए तो क्या आउटपुट आने वाला है, वो चीज समझने हैं हम जरा। एक रेशनल को अगर एक रेशनल में ऐड किया जाए, देन यू हैव टू रिमेंबर इट विल ऑलवेज बी अ इरेशनल नंबर, वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। एक अच्छा बच्चा एक गंदा बच्चा, आउटपुट गलत ही आने वाला है। ना वो खुद पढ़ा, ना उसने खुद दूसरे को पढ़ने दिया, पढ़ने वाले को, रिजल्ट क्या रहा, सारा मामला बिगड़ गया। ऐसा ही अगर रेशनल से इरेशनल को माइनस किया जाए तो भी इरेशनल आएगा, अगर रेशनल से इरेशनल की मल्टीप्लाई की जाए तो भी इरेशनल आएगा, और अगर रेशनल में इरेशनल को डिवाइड किया जाए तो भी इरेशनल ही आने वाला है। उम्मीद करता हूं यहां तक सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आ गई ना, अगर आ गई हैं तो बेटा बढ़ेंगे हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, इरेशनल की पहचान, जो सबसे मेन पहचान मैंने आपको बताई है कि एक तो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अगर डेसिमल में गिवन है। दूसरी पहचान क्या है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। ये बात आपको याद रखनी है, पहले ही बता चुका हूं। तो आप ये चीजें अगर चाहें यहां से पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं इसे कर देता हूं क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं।
तो दोस्तों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। अब आपको क्लासिफाई करना है कि आपको जो गिवन नंबर्स हैं वो रेशनल है या इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट पर जरा नजर डालिएगा। अब बेटा पढ़ाई ऐसे करनी, कैसे करनी है, मजे लेके हो, मजे लेके तो मजा आएगा पढ़ाई करने में। हाँ तो मजे लो जरा साथ में मेरे। आज क्लासिफाई करना है हमें। फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। और फर्स्ट पार्ट हमें गिवन था 2 माइनस रूट 5। अब ये कैसा नंबर है, क्लासिफाई करना है। जस्टिफिकेशन दे या ना दे वो आपकी मर्जी है, हम जस्टिफाई भी कर देंगे साथ में। अब क्लासिफाई करते हैं, देखिएगा ये कैसा नंबर है भाई। अच्छा तुषार भाई कह रहे हैं जी ये तो रेशनल नंबर है, चलो जी अच्छा बच्चा है। और ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, गंदा बच्चा। अब रेशनल इरेशनल, एक अच्छा बच्चा एक गंदे बच्चे के पास गया, ना वो खुद पढ़ा ना उसने इसे पढ़ने दिया और सारा रिजल्ट बेकार कर दिया। आउटपुट क्या आ गया, यस इट्स अ इरेशनल नंबर। अब इरेशनल है, जस्टिफाई कर दीजिएगा आंसर को। इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी इरेशनल नंबर फ्रॉम अ रेशनल नंबर देन आउटकम विल ऑलवेज बी अ इरेशनल नंबर एज वी मेंशन्ड इन आवर ऑपरेशंस। तो यहां पर ये आपका इरेशनल हो गया। ठीक है जी, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये आपका सेकंड पार्ट है। अब बेटा खाली इस तरह से देखकर मत छोड़ देना, प्रॉपर अगर कहीं पर आपको ऑपरेशन करना पड़ रहा, कई जगह क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जैसे ये आया है कि हमें ऑपरेशन हल्का सा करना पड़ेगा, जैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमें आउटपुट पता चलेगा कि रेशनल है या इरेशनल है। देख लेते हैं। अब यहां पर इस ब्रैकेट को हटाते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब देखिएगा प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 बिल्कुल सेम क्वांटिटी है, साइन अपोजिट है। जब ऐसा कुछ होता है तो ये एक दूसरे को कट कर देते हैं, और जब कट करते हैं हमारे पास बचा सिर्फ 3। अब 3 कैसा नंबर है भैया, बिल्कुल कोई भी कंप्लीट नंबर अगर हमें दिखाई दे, सीधे बिना बिना कुछ करे, बिना कुछ देखे उसे सीधा लिख दो कि जी ये तो रेशनल ही है, रेशनल ही है, रेशनल ही है। बार बार बोल रहा हूं क्यों है, देखो बेटा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ना, 1/1 तो लगा सकते हैं ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्यू 0 नहीं है और दोनों इंटीजर भी है, तो भैया सीधी सी बात है ये तो रेशनल होगा। तो ये कैसा नंबर आ गया, ये आ गया आपके पास रेशनल नंबर। ठीक है जी, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट आपको गिवन है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब ये थर्ड पार्ट है। अब आपने देखा कि इसमें तो ऊपर भी इरेशनल है, क्योंकि रेशनल में इरेशनल की मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे भी इरेशनल है, रेशनल में इरेशनल की मल्टीप्लाई हो रही है। बट साथ में एक चीज देख रहे हैं, दोनों में ऊपर भी नीचे भी अंडर रूट 7 कॉमन है, तो क्यों ना कट कर दें इसे। हम बिल्कुल कट हो गया, आउटपुट आ गया 2/7। अब जब 2/7 बेटा आपका आउटपुट आ गया, अब ये तो आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ना जी, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और पी और क्यू में क्यू 0 भी नहीं है और पी की वैल्यू भी इंटीजर से है, 7 जो है क्यू की वैल्यू भी इंटीजर से है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर होने वाला है। क्लियर है ना भाई। अब बढ़ते हैं आपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। अब जरा ध्यान से देखिएगा भाई, ऊपर वाला नंबर कैसा है, अच्छा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा, ये रेशनल नंबर है। नीचे वाला कैसा है सर, स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, 2 कैसा नंबर है, 2 तो प्राइम नंबर है। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ गया तो वो तो रेशनल नहीं हो सकता, वो तो इरेशनल है। अब मतलब ये कंडीशन है रेशनल अपॉन इरेशनल वाली, मतलब एक अच्छा बच्चे के पास एक गंदा बच्चा चला गया, रिजल्ट जो आएगा वो इरेशनल आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है रेशनल और इरेशनल की जब भी फंक्शनिंग करोगे आउटपुट इरेशनल ही होने वाला है। क्लियर है ना। लास्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ, 2 पाई। अब 2 पाई कैसा नंबर है बेटा, हमेशा ध्यान रखना पाई जो होता है हमारा वो हमारी एक मेजरमेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको एक आने वाले क्वेश्चन में पता चलेगा। तो मेजरमेंट है वो कभी एग्जैक्ट नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू हमेशा इरेशनल काउंट की जाती है। ध्यान से सुनना दोस्तों, उसकी वैल्यू पाई की हमेशा इरेशनल बोल रहा हूं मैं, वो काउंट की जाती है। अब पाई है हमारा इरेशनल और 2 है रेशनल, लेकिन भैया 2 के रेशनल होने से फायदा क्या, जब वो गलत संगति में चला गया, गलत जगह बैठ गया जाके, तो आउटपुट तो इसका भी इरेशनल होने वाला है।
क्लियर है ना भाई सबको? अगर क्लियर है बेटा पॉज करके यहां से आप नोट कर लीजिएगा, मजा आ रहा होगा। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का सॉल्व कर चुके हैं। अब बढ़ गए हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक बार क्वेश्चन को जरा ध्यान से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब आपको कुछ पार्ट वही हर क्वेश्चन में दिए होते हैं। एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट यही है कि एक क्वेश्चन दे दिया, 5 पार्ट दे दिए, सॉल्व करो, कहानी खत्म। अब वही करना है। फर्स्ट इसे सिंपलीफाई, हमें कुछ पार्ट गिवन है, इन्हें हमें सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई कैसे करना है बेटा? पहले से आप करते आ रहे हैं। 2 ब्रैकेट में एक्सप्रेशन गिवन है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करते हैं सबको पता है। फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2। भाई इस तरह की जब मल्टीप्लाई होती है ए प्लस बी और सी प्लस डी की मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट्स की, कैसे की जाती है? पहले इस फर्स्ट की इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसकी सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसकी आपकी फर्स्ट की होगी, सेकंड की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। यही तो कॉन्सेप्ट होता है ना भाई मल्टीप्लाई करने का। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कर लेते हैं। करते हैं पहले 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। जब इन दोनों के साथ आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू रूट 2। भाई दोनों के साइन भी याद रखना है, इसमें भी प्लस है इसमें प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का साइन आपका आ गया। 3 इंटू रूट 2 आपके पास हो गया 3 रूट 2। ये बात याद रखना कि जब भी स्क्वायर रूट यानी कोई इरेशनल नंबर रेशनल के साथ मल्टीप्लाई में आता है तो उसे मल्टीप्लाई में एज इट इज उसके साथ जोड़कर लिख दिया जाता है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 की वैल्यू आप फाइंड करने को जाएंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। तो हम इस तरीके से इसे लिख लेते हैं। अब हमने 3 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बचा रूट 3। रूट 3 की बाकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। रूट 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? इरेशनल था रेशनल है। रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3। क्लियर है ना? अब बचा रूट 3 और रूट 2। अच्छा इरेशनल की इरेशनल में जब मल्टीप्लाई होगी तो उसमें हम स्क्वायर रूट कॉमन हो जाएगा दोनों का, ये स्क्वायर रूट, और 3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 6। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे करते हैं। ये हो गया 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। अब 3 रूट 2 और 2 रूट 3 ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। बिल्कुल इस तरह समझ रहे हैं इस बात को, क्या 3x में 2y ऐड हो जाएगा, सिर्फ लिखा जा सकता है, उसे हम ऐड नहीं कर सकते। बिल्कुल इसकी फंक्शनिंग वैसी ही है। 3x ये है, y ये है, रूट 2 रूट 3 अलग अलग है ना, दोनों चीज अलग अलग नंबर हो गए, तो इन्हें ऐड नहीं किया जा सकता, ये एज इट इज रहेगा। 6 में रूट 6 नहीं ऐड हो सकता, तो ये आपका फाइनल आंसर यहां पर हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमें गिवन है 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। ध्यान से देखना, एक आइडेंटिटी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आ रहा है कुछ याद? अरे पढ़ने वाले बच्चे ऐसे तो होते हैं, एकदम याद आ गया ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? सर ये तो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अगर आइडेंटिटी बंद कर दो भाई, a क्या है यहाँ पर 3 है और b है आपका रूट 3, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है जी 9, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, जब अंडर रूट 3 का आप स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 3। ठीक है ना? माइनस क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी वहां पे था। 3 का स्क्वायर 9 एंड अंडर रूट 3 स्क्वायर 3। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्लियर है? थर्ड पार्ट मैं आपका कराऊंगा, फोर्थ पार्ट आपका नहीं कराऊंगा क्योंकि बिल्कुल सेम आप थर्ड इसका सेकंड पार्ट कर चुके हैं। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट आप लोगों के लिए होगा, आपको अपने आप करना है। ये क्या है? रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये भी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली पढ़ी है ना, तो उसे ओपन कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा ही तो होता है भाई। ए क्या है? रूट 5, बी है रूट 2, 2ab, आइडेंटिटी ओपन होगी। रूट 5 का स्क्वायर, किसी स्क्वायर रूट का स्क्वायर जब हम करते हैं कि अंडर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, वो नंबर एज इट इज हो जाता है। रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, और 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 10। अब 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये दोनों स्क्वायर रूट में है, दोनों इरेशनल, तो इनमें आपस में कुछ फंक्शनिंग हो जाएगी। रूट 5 इंटू रूट 10 रूट 2 हो जाएगा आपका रूट, प्लस का साइन लगा लेते हैं, अंडर रूट 10 और साथ में 2 एज इट इज। अब देखिए रूट 5 स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, और ये हो गया 2 अंडर रूट 10। अब 5 और 2 की तो फंक्शनिंग हो सकती है ना, दोनों रेशनल नंबर है। 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, और ये वाला एज इट इज 2 अंडर रूट 10। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस
पार्ट, 3 पार्ट में करा चुका हूं, 4th पार्ट बिल्कुल आपका सेकंड पार्ट की तरह है, तो वो आपके लिए होगा। अगर आप चाहें यहां से नीडेड थिंग्स नोट कर सकते हैं, और इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो दोस्तों हम बढ़ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा, वैसे मेरे अगर मैं समझाने की बात करूं, समझाऊंगा आपको, एक्सप्लेन भी करूंगा, सॉल्यूशन आपको अपनी वर्डिंग में देना है, मैं वर्डिंग्स बता दूंगा क्या क्या लिखी जाएंगी। लेकिन ये क्वेश्चन जो है थियोरेटिकल क्वेश्चन है, और ये कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसे नहीं मानता, लेकिन आपको बेसिक हर चीज का पता होना जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। पता नहीं किसका कौन सी चीज कब कहां से किस तरह से एग्जाम में दे दी जाए, तो इसीलिए आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, वर्डिंग्स दूंगा, अपने प्रेजेंटेशन आप अपने तरीके से कर लीजिएगा जैसे भी आपको सही लगे। अब क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, रिकॉल पाई is defined as the ratio of the circumference say C of a circle to its diameter say D। आप याद कीजिएगा कि जो पाई है वो आपका रेशो होता है किस चीज का, किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का, जिसे हम लिख देते हैं दैट इज पाई इज इक्वल टू C अपॉन D। This seems to be contradict that the fact that pi is irrational। अब इसमें अगर ये pi is equal to C upon D होता है, तो इसमें विरोधाभास वाली गंदी जलने की बू आ रही है कि भाई ये विरोधाभास है। अगर आप तो एक तरफ तो कहते हो कि पाई आपका इरेशनल है, और दूसरी तरफ आप पाई की वैल्यू P अपॉन Q की फॉर्म में लिख रहे हो, तो ये इरेशनल कैसे हो जाएगा। अब आप इस बात को, इस कंट्राडिक्शन को, जो विरोधाभास है, इसे कैसे रियलाइज करो, कैसे इसे रिजॉल्व करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे कि पाई आपका इरेशनल है। भाई यहां तक इनकी बात अगर देखी जाए तो कुछ हद तक इन्होंने बात में दम भी दिखाया है, लेकिन इस दम को अभी बेदम किए देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब इन्होंने कहा पाई की वैल्यू जो होती है C अपॉन D। C क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल, एंड D इज व्हाट, D इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। अब आपको कहा गया कि ये मतलब आपको शुरू से ऐसा बताया जाता है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, बट अगर हम इसके हिसाब से देखें तो पाई तो हमारा रेशनल नंबर हो गया। क्यों हो गया जी, भाई पाई की वैल्यू P अपॉन Q की टर्म में आ गई, और जब P अपॉन Q की टर्म में वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वो आपका रेशनल नहीं है, वो तो रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर तो बात गलत प्रूव होती नजर आ रही है। बट अब इन्हें जरा समझा दें एनसीईआरटी वालों को, जिन्होंने ये बात हमसे पूछी है, कि अब बेटा प्रैक्टिकल होके बात करेंगे, क्योंकि आज इस क्वेश्चन के अंदर आप कुछ कॉन्सेप्ट 11th क्लास फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, एरर, परसेंटेज एरर, इसका आपके वो सब चीजें, इंस्ट्रूमेंट एरर, सब चीजें इसमें थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल की जाएंगी। आपको मतलब डरो मत, बिल्कुल 11th नहीं पढ़ा रहा, हल्का हल्का सा कॉन्सेप्ट वहां से यूज करना है। अब देखिएगा, ये है आपके पास कोई भी सर्कल है, कोई भी आपके पास सर्कल है, ये सर्कल है। अब इस सर्कल की मैंने मान लीजिएगा आपकी रेडियस है 3 मीटर, 3 मीटर रेडियस है, ठीक है जी। अब मुझे प्रैक्टिकल होके बताना बेटा, आपने इसकी रेडियस 3 मीटर मेजर की है, क्या वो बिल्कुल 3 मीटर ही है? कोई श्योरिटी से कह सकता है कि नहीं सर बिल्कुल 3 मीटर है? बेटा आप जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मैं एक ह्यूमन एरर और एक डिवाइस एरर, दोनों चीजें आपको बताता हूं। अब जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी स्केल की हेल्प से, तो आपने लाइन ड्रॉ की, अगर आपकी पेंसिल की निब जो है वो भी हल्की सी मोटी है ना, तो वो एक पॉइंट, मतलब आपके स्केल पे आपने सेंटीमीटर का साइन है, सेंटीमीटर की ये लाइन है, इस पे अगर आपकी इसकी निब मोटी है तो वो 3 से हल्का सा अपने आप आगे बढ़ जाएगा। प्रैक्टिकल सी चीज है, ज्यादा बारीक है तो ऐसा छोटा भी रह जाए। और कई बार ऐसा तो कुछ डिवाइस भी ऐसी होती है उनमें मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होता, तो बहुत माइनर सी मिस्टेक वहां पर होती है। अब माइनर सी मिस्टेक आ गई, समझ लो ये 3 आपने 3 मीटर ड्रॉ किया था, अब ये 3 मीटर की जगह 3.1 समथिंग कुछ आया। अब ये 3.1 भी तो एग्जैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है जी? आप याद करो अपनी पिछली एक्सरसाइज में आपने एक मैग्निफिकेशन ग्लास वाला फंडा यूज किया था। क्या किया था कि हम जूम करते चले गए थे, नंबर के पास जाते रहते जाते रहते। अब इसे जब आप जूम करोगे, सिग्निफाई करोगे, इसे बड़ा करते जाओगे, तो आपका ये इरेशनल नंबर ही आने वाला है। बिल्कुल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, और जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, कितनी डीप जाते रहोगे, कितनी डीप जाते रहोगे, जब डीप में जाते रहोगे वो तो खुलता ही चला जाएगा, बड़ा ही होता चला जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है पहुंचना कहां है। समझ रहे हो ना बात को? तो आप बार बार उसे ओपन करते रहो, जूम करते रहो, आप जितना जूम करोगे उतना नया पॉइंट खुल के आ जाएगा। तो जब आपका नया पॉइंट खुलकर आ रहा है, मतलब रिपीट, टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, और रिपीट भी नहीं हो रहा क्योंकि हर बार नया कुछ मिल रहा है ओपन करके जूम करने पे, तो मतलब जो ये आपकी रेडियस थी ये तो आपकी इरेशनल हो गई ना। तो अब यहाँ पर आप सी जब आप पुट करोगे, सर्कमफ्रेंस, रेशनल आर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, इरेशनल आएगा ना, आएगा जी।
यहाँ पर भी इरेशनल आएगा। तो इस कंडीशन की वजह से पाई को हमेशा, ये प्रैक्टिकल बात सोचने वाली है, प्रैक्टिकल इसका अगर हम प्रैक्टिकली समझेंगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर थियोरेटिकली इस पे कहानी लिख दूं, आपको निबंध लिखवा दूं, ऐसे लिखवा दूं, कोई मजा नहीं आने वाला। बात को प्रैक्टिकली समझो, जो मैंने समझाया समझ में आई होगी बात। तो अब हम क्या करेंगे कि अब इस सी और डी में पाई की वैल्यू इरेशनल, इरेशनल कब आता है कि जब दो रेशनल नंबर या मतलब जो दो नंबर में से दो नंबर की फंक्शनिंग हो रही हो, तो उनमें से एक या तो इरेशनल हो या फिर दोनों इरेशनल हो। तो या तो सी इरेशनल होगा या फिर डी इरेशनल होगा, कोई ना कोई तो होगा। क्योंकि जब हम, मैंने बताया ना क्यों होगा, क्योंकि जो वो एरर आ रही है वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल रही, और जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही, पॉइंट में कुछ वैल्यू आई है, उसे आप जूम करते चले जाओ, जूम करते चले जाओ, वो बार बार कुछ ना कुछ नया निकल के आता रहेगा, बड़ा होता चला जाएगा। 3.1 आपने जूम किया, फिर आपने किया 3.12, फिर जूम किया 3.145, 123, 3.1234, 3.1236, जूम होता जा रहा है, हर बार नया नंबर आता जा रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, हो गया इरेशनल। तो अब यहाँ पर जब रेशनल अपॉन इरेशनल कुछ भी, आप यहाँ पर कोई भी एक अगर इरेशनल हो जाए तो आपका ये पाई इरेशनल ही है। इसीलिए पाई को इरेशनल कंक्लूड किया जाता है, क्योंकि पाई जो है वो एक मेजरमेंट है, और ठीक है ना, और मेजरमेंट हमारे पास कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता, वो इरेशनल ही आता है। तो या तो सी इरेशनल होगा जब इरेशनल आएगा, या डी इरेशनल होगा जब इरेशनल आएगा, या फिर दोनों ही इरेशनल होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है, तभी इरेशनल आएगा। तो आप इसमें क्या कंक्लूड करेंगे, आपको अब इसमें जब भाई बात आ जाती है, कहानी तो सर समझ में आ गई सारी, आपने जो बताया बात समझ गए हम, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है, लेकिन इस बात को लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा हिंट मैं देता हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप कर लेना। सीबीएसई के बच्चों, प्रॉपर मैं यहाँ पर लिख कर नहीं दूंगा, आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ क्या लिखना है। अब आपको लिखना इस तरीके से, वी नो if we measure any length of any line or any figure, then we do not get any exact value. The value will always be approximate. The reason, because the device through which we are measuring it, there will be some minor error in that, or any human error can also be there. यहां तक बात क्लियर हुई। भाई मैंने बताया कि अगर आप किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं, लाइन लेंथ फिगर को किसी डिवाइस से, तो वो एग्जैक्ट नहीं होगी, तो या तो आपका उसमें डिवाइस में एरर आ जाएगी, होगी थोड़ी बहुत, या फिर आपकी ह्यूमन एरर जो आपके मेजर करने में वो एरर आ सकती है, तो वो एरर क्लियर नहीं होगी। तो बिकॉज ऑफ दैट देयर द सर्कमफ्रेंस और डायमीटर एनी वन ऑफ देम कैन बी इरेशनल, और बोथ कैन बी इरेशनल। So there is no in such things we can say there is no contradiction. Pi is always a irrational number. समझ में आ गई ना बात। मैंने कोई वर्डिंग, मतलब इतनी हैवी वर्डिंग सिद्धू वाली तरीके शायरी नहीं सुनाई है मैंने कि वो गुरु मतलब बड़े बड़े भारी भारी शब्द यूज कर लो, कुछ नहीं होता बेटा। शब्द जितना आसान, जितना सिंपल वर्ड आपको याद है, उस सिंपल वर्ड को अपने प्रेजेंटेशन में यूज करो, क्योंकि सामने जो बैठा है, वो जो चेक कर रहा है, वो भी तो ह्यूमन ही है ना। उसे जितना जल्दी समझ में आएगा उतने ज्यादा आपके इंप्रेशन अच्छा। आपने अगर मान लो यूज कर लिया ओ गुरु और ये फलाना ढिकाना, अरे इससे क्या हो रहा है, उसका नुकसान, वो उसके समझ में ही नहीं आया आपने जो वर्ड यूज करा है, तो क्या फायदा इस चीज का। सिंपल वर्ड में एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन दे देना, बस खत्म कहानी। वर्डिंग अपनी रखो, किसी की कॉपी करने की बिल्कुल कोशिश मत करो। ये मत करो कि जो सर ने लिखवाया वही लिखें, जो सर ने बताया वही लिखें। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे प्रैक्टिकल रीजन है। अब कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में उतारना वो आपका काम है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगर समझ गए हैं तो वीडियो पॉज करके कुछ यहाँ से आप फिगर, वैसे में यहाँ पे कुछ नोट करने का है ही नहीं, तो आप करेंगे क्या, आप बढ़ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं, आप बढ़ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। भाई हमने नॉर्मल स्क्वायर, जो नॉर्मल पॉइंट नंबर है उन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हमें आता है। हमें स्क्वायर रूट रेगुलर जो हमारे रेशनल नंबर है उन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी हम सीख चुके हैं, √2 √5 को। बट अब ये नई कहानी इन्होंने अड़ा दी हमारे आगे, वो क्या थी कि √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। अब जब अड़ाई है तो हमारा काम क्या है, हम तो यार नशा करते हैं मैथमेटिक्स का, तो हमारे लिए तो ये काम भी आसान होने वाला है ना। कैसे होने वाला है देखिए अगर ध्यान से। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हमें रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट 9.3 को ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहला काम जो हमारा होगा, हम जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर गिवन है उतने मतलब 9.3 सेंटीमीटर या मीटर, मतलब जो भी इतनी यूनिट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं 9.3 सेंटीमीटर की यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली, विच इज 9.3 सेंटीमीटर।
फर्स्ट काम हमने किया, जो नंबर हमें गिवन है उतनी लेंथ की हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली 9.3 सेंटीमीटर। अब जैसे जैसे आप लाइन ड्रॉ करते जाएं, लाइन को नेमिंग भी करते हैं, जो भी पॉइंट आप नया आपके पास है उसका नेम आप जरूर लिख लीजिएगा, इसे ए और इसे बी। 9.3 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ कर ली। अब पॉइंट बी से हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से 1 सेंटीमीटर लंबी एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे यहां तक, ये है 1 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्या किया, ए बी खींची 9.3 सेंटीमीटर की और पॉइंट बी से 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ एक लाइन और इसमें ज्वाइन करा दी। इस पॉइंट को हमने नेम आउट कर दिया सी। ठीक है जी, पूरी हो गई 10.3 हो गई ना। अब क्या काम करेंगे, इस एसी जो लाइन हमारी है आप देख रहे होंगे, एसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कर देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सभी को आता है ना, कि ये दो पॉइंट है हमारे पास, आप अपना कंपास लीजिएगा, कंपास की निब लीजिए रखेगा यहाँ पर, और इस लाइन का आधे से ज्यादा डिस्टेंस कवर करके एक आर्क ऊपर लगाइएगा, एक आर्क नीचे लगाइएगा। इसी तरीके से इधर से एक आर्क सेम डिस्टेंस, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और ये ज्वाइन करा दीजिएगा। ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर पॉइंट होगा और ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इतना काम हो चुका है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद निब रखेगा यहाँ पर, यहां तक का डिस्टेंस कीजिएगा फिल, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिएगा। ये सेमी सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। यहाँ पर आपकी कंपास की निब रखी, इसका डिस्टेंस लिया और एक सेमी सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया। इस सेमी सर्कल को ड्रॉ करने के बाद अब क्या करेंगे हम, पॉइंट बी से, हाँ जी दोस्तों, पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इसे इंटरसेक्ट करे। परपेंडिकुलर कैसे, एक लाइन वही 90 डिग्री का एंगल, इतना कंपास के अंदर छोटा सा लेके एक आर्क लगा दिया। अब उस आर्क में एक यहाँ से आर्क और एक आर्क यहाँ से, फिर दोनों से एक एक आर्क ऐसे, और इसे इस तरीके से ऊपर बढ़ा दिया। ठीक है ना, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ऊपर की तरफ बी पॉइंट से इसे यहाँ पर इंटरसेक्ट करे, यहां तक का। ठीक है, यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अगर नहीं है तो अब क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे निब। ये अब ये आपका पॉइंट यहां से, अब यहां पर आप निब रखेंगे और यहां तक का डिस्टेंस लेके इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा। इस लाइन का डिस्टेंस लेके एक आर्क लगा देंगे, और ये आर्क जहां भी कट करेगी दैट पॉइंट विल बी स्क्वायर रूट 9.3। तो इस तरीके से कोई भी नंबर आपको गिवन हो, आप स्क्वायर रूट के अंदर पॉइंट में अगर नंबर गिवन है आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या किया हमने ए बी लाइन ड्रॉ की, जितना हमारा गिवन था उतने, जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर गिवन था 9.3 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ की। अब बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है जी, हमें नया पॉइंट मिल गया एसी। अब एसी को हमने किया बाइसेक्ट। ये बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट क्यों किया, क्योंकि हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना था। यहां से यहां तक की लेंथ फिल की, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब बी पॉइंट से परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ की जो सेमी सर्कल को काट रही है डी पॉइंट पर, इसका नाम दीजिए डी पॉइंट पर। अब क्या करेंगे, बी से डी तक का डिस्टेंस फिल करेंगे और एक आर्क लगा देंगे, और इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए जहां भी इस बेस लाइन को हमारी काटे दैट पॉइंट विल बी स्क्वायर रूट 9.3। तो आप 9.3, 7.1, 3.2 कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर दे दिया जाए पॉइंट नंबर, आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज करके आप यहां से इसे रफली बना लीजिएगा। और एक चीज और, इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप भी आपको लिखने हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ लाइन ए बी विच इज 9.3 सेंटीमीटर, इंक्रीज ए बी फ्रॉम बी टू सी 1 centimeter. Now AC is 10.3 centimeter. Now we will bisect AC. AC को bisect कर लिया. Construct a semicircle from A to C. Draw a perpendicular from point to B, which will intersect the semicircle at D, and complete an arc equal to BD from point B, and that will intersect the baseline at point, and that point will be under square root 9.3. तो ये था इसका पूरा कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैं जहां भी लिखने का ग्रामर, मतलब आपको एक्सप्लेनेशन करने का कोई वर्डिंग आपको जहां भी आती है वो चीज मैं सिर्फ बताता हूँ, लिखना आपको अपने आप होता है। मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है वो बता दिया है, कंस्ट्रक्शन आप लोग अपने आप लिखिएगा। ठीक है, आप पॉज करके कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा। हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो फ्रेंड्स, बढ़ गए अपने लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जरा पढ़ लेते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ पार्ट गिवन है, हर बार की तरह 5 पार्ट गिवन है। आपको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर किसे बोलते हैं हम, जो नीचे वाला पार्ट होता है क्यू, उसको आपको रेशनलाइज करना है। अब क्या करना है देखिएगा, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं।
फॉर 1/√7 को आपको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब होता है कि आपको इसका जो आपका नंबर गिवन है डिनोमिनेटर में, जो आपका इरेशनल नंबर है उसे खत्म करके वहां पर कोई रेशनल नंबर आ जाए, ये रेशनलाइज करना होता है। अब कैसे किया जाएगा भाई? 1/√7 को क्या करेंगे हम, जो हमारा डिनोमिनेटर में नंबर गिवन है, नीचे जो नंबर गिवन है उस नंबर की ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इंटू 1 ही है वो चीज। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, √7 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √7 की जब इसमें मल्टीप्लाई हुई तो आपका √7 एज इट इज, और √7 की जब √7 में मल्टीप्लाई हुई तो ये आप ध्यान से देखना, √7 का स्क्वायर हो गया, और √7 का स्क्वायर क्या होता है, ऊपर वाला √7 और नीचे √7 का स्क्वायर 7, और ये आपका आंसर है। यही तो करना था भाई, आपको स्क्वायर, आपको जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में आपका इरेशनल नंबर था उसे गायब करना था, वो हमने कर दिया। कैसे किया भाई? √7 की √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, जब मल्टीप्लाई की √7 × 1 √7 और √7 × √7 7, √7 आपका जो है आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा? अब समझ में आ गया तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 1/√7 माइनस 1/√6। अब ये थोड़ा सा भाई पहले वाले से अलग हो गया। पहले हमें सिंगल नंबर गिवन था, अब नीचे जो है, नीचे हमें नंबर 2 हो गए हैं और उनमें आपस में भी ऑपरेशन हो रहा है। तो अब इसे कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे। धन की तो हमें जरूरत यहाँ पर है ही नहीं, सिर्फ दिमाग से करेंगे। क्या करेंगे, ये जो आपको नंबर गिवन है वही काम करना है, √7 √6 अपॉन √7 √6, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। बस एक माइनस का चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर माइनस है, हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। जो यहाँ पर इनके बीच में साइन होगा उसका अपोजिट साइन हम यूज कर लेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पर हम माइनस यूज करते, और बाकी नंबर्स एज इट इज रहेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, जब इसकी 1 में मल्टीप्लाई हुई तो ऊपर तो आपका √7 प्लस √6 पूरा ही आ गया, और नीचे जो था √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। देखेगा ध्यान से, a माइनस बी ए प्लस बी। सर ये तो आइडेंटिटी है हमारी याद आ गई। कौन सी आइडेंटिटी है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही काम कर लेते हैं, √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। ये हो गया ऊपर वाला एज इट इज, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6। अब 7 माइनस 6 क्या होता है सर? वो तो 1 होता है। अब 1 होता है तो नीचे लिखने की कुछ जरूरत है ही नहीं, ऊपर वाला एज इट इज लिखेंगे, √7 प्लस √6, और यही आपका फाइनल आंसर है। मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको एक करा दिए हैं। अब बचा थर्ड और फोर्थ पार्ट, वो आपके लिए होमवर्क होने वाला है। सारे क्वेश्चन नहीं कराता, आदत मेरी भी थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी यार आपको सिखाना है तो मुझे भी तो बुरा बनना पड़ेगा ना, इसीलिए 2 पार्ट करा दिए। समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे, समझ में आ गए हैं तो 2 पार्ट अपने आप कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी लगभग, हम सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.4 के 1.5 के कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सबको पूरे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, और आए हैं तो यार वीडियो को लाइक तो कर दो कम से कम। अच्छा, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और बार बार बोलता हूँ कि अपने जो करीबी मित्र हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें भी ध्यान रखा करो, क्योंकि उनका भी ध्यान रखना है ना। क्योंकि हमें वो बात भी झूठी करनी है कि गलत बच्चा अगर अच्छे बच्चे के साथ चला जाए तो वो गलत ही होता है, उस बात को भी झूठा सिद्ध करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे? आप अच्छे बच्चे हो, कुछ गलत बच्चों को ऐसा कर दो कि वो अच्छा हो जाए, है ना। तो कैसे होगा? हमारी वीडियो शेयर करो उसके साथ अच्छे अच्छे व्यू शेयर कीजिएगा, तो वो पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा तो अच्छा बच्चा अपने आप बन जाएगा। तो अगर आज की वीडियो मजा आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जाने से पहले वही अपना 1 लाइनर जो हम बोलते हैं हमेशा मैथमेटिक्स का, क्या है 1 लाइनर? फॉरगेट अबाउट ऑल एडिक्शन, ओनली डू मैथमेटिक्स नशा। सो आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।